नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। घर के दरवाजे पर सो रहे एक जनप्रतिनिधि के भाई की सुबह में लहूलुहान शव मिलने पर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना मुजफ्फरपुर के पियर थाना क्षेत्र के सिमरा गांव वार्ड नंबर 6 की है। सुबह सुबह मर्डर की खबर आग की तरह फैल गई। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुटते देर नहीं लगी। घटना की जानकारी मिलते थानेदार पंकज यादव मौके वारदात पर पहुंच गए। बताया गया कि सत्यनारायण राय का 40 वर्षीय पुत्र हरिनारायण राय उर्फ रमन रात में खाना खाने के बाद घर के दरवाजे पर लगे बेड पर सोने चला गया और सुबह में उसका खून से सनी शव बरामद किया गया। आशंका जताई गई कि लोहे का रॉड या हथौड़ी से उसके सर पर वार कर हत्या की गई है। हैरानी की बात है कि घटना की भनक किसी को नहीं लगी, जबकि पत्नी और बेटी घर में ही थी। मृतक शुद्ध बयास पर पैसा लगाने का काम करता था। फिलहाल पुलिस सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में जुट गई है। तो 11:30 बजे तक इसको देखे है कि मोबाइल ही देख रहा है। अच्छा। उसके बाद जो है जो मोबाइल देख रहा था, इसके बाद में हम फिर बिछावन बिछा के उसके बाद मतलब बिछावन पर गए, थोड़ा झक लगा। उसके बाद फिर जब उठे हैं 12:30 बजे, 12:30 बजे ही चौकी पर गए। कौन थे? क्या नाम था? रमन। कब से गायब थे? वह समझिए ना, जैसे 12:30 बजे के बाद ही नहीं था, यहाँ चौकी पर नहीं। आशंका क्या जताई जा रही है? हत्या कर दी गई है या सुसाइड है? हमको शंका है जो हत्या किया गया। हत्या किया गया। आपको कब पता चला है? हमको पता चला है जब ये आके उसको ढूंढाया है 4:30 बजे, 4:30 बजे। हम 4 बजे पेशाब करके गए बिछावन को। बिछावन से थोड़ा सा झक लगा। इसके बाद ये जब जोर जोर से गदर कर रहे थे, नमन नमन कर रहे थे, उसको डुला रहे थे, तो हम भी दौड़ के आ गए, है ना। तब कहे कि भाई अब क्या तो मौत हो गया, आप क्या देख रहे हैं, जिंदा है का। अच्छा, अंतिम कब उनको देखा गया? घर पे अंतिम कब थे? वो है लगभग समझिए ना 12 बजे तक की इसका हम सही है, यही चौकी पर है। और 12 बजे रात तक वहाँ ठीक ठाक? 12 बजे रात। सुबह सूचना मिली थी कि सिमरा सरपंच जो है उनके भाई की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। लाश को कब्जे में लेकर और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और अन्य बिंदुओं पर जांच की जा रही है। मर्डर की बात आ रही है क्या? अब ये पोस्टमार्टम के बाद क्लियर हो पाएगा और मृत्यु के कारणों का पता लगाया जाएगा। क्या नाम है उनका? श्री हरिनारायण राय। मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक बार फिर बाइक चोर गिरोह का उद्भेदन करते हुए 9 शातिर चोर को चोरी का बाइक के साथ गिरफ्तार किया। यह बड़ी कार्रवाई मोतीपुर और बरुराज थाना क्षेत्र की है। बरुराज थानेदार संजीव दुबे को सूचना मिली कि बंगरापट्टी नरबार देवरिया रोड जाने वाले रास्ते में चोरी की बाइक की डीलिंग हो रही है। पुलिस ने मौके पर छापेमारी कर 3 बाइक चोर को रंगे हाथ दबोच लिया। उनकी पहचान बरुराज थाना क्षेत्र के रामपुरा निवासी मोहम्मद सेराज, मनोहर चपरा के मोहम्मद नौशाद और पारू थाना क्षेत्र के चतुरपट्टी के मोहम्मद मिराज के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके पास से चोरी की एक अपाची और एक ग्लैमर बाइक बरामद की है। वहीं मोतीपुर थाने की पुलिस ने मोहम्मदपुर बलमी स्थित बगीचा में चोरी की बाइक की डीलिंग कर रहे युवकों को घेर कर 6 शातिर को दबोच लिया। उन सभी की पहचान पूर्वी चंपारण के मेसी थाना क्षेत्र के कटहा निवासी दीपक कुमार, राहुल कुमार, अभिनंदन कुमार, शंकर राय, गौतम कुमार और कन्हैया शाह के रूप में हुई। ये सभी अंतर जिला गिरोह के शातिर बाइक एवं कार चोर है। पुलिस ने इनके पास से 3 चोरी की बाइक और एक स्कॉर्पियो बरामद किया। पूरे मामले पर डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद ने बताया कि इस गिरोह का मास्टरमाइंड पूर्वी चंपारण का पिंटू कुमार फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। कल दिनांक 15/6/2024 को पश्चिमी अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत मोतीपुर थाना में थाना को एक गुप्त सूचना मिली कि कुछ शातिर चोरों के द्वारा एक बलमी करके जो एक जगह है वहाँ पे कुछ चोरी की मोटरसाइकिल का क्रय विक्रय किया जा रहा है। सूचना का सत्यापन करते हुए दल बल के साथ मोतीपुर थाना द्वारा
उस बलमी जगह पे जाया गया और वहाँ पे उन्हें 6 लोग मिले जो पुलिस को देख के भागने की कोशिश करने लगे। उनको दल बल की मदद से पकड़ लिया गया और उनके पास जब उनसे पूछताछ की गई और वहाँ पे उनके द्वारा छोड़े हुए वाहन को लिया गया तो पता चला कि वो एक चोरी का गिरोह था जिसके बारे में सूचना मिली थी। इन लोगों के द्वारा अक्सर मोटरसाइकिल की चोरी की जाती है, जिसमें से कुछ मोटरसाइकिल हम लोगों ने कल बरामद भी कर लिया। और ये जो चोरी का गिरोह है ये मोटरसाइकिल विभिन्न जगहों से बरामद करता है और चोरी करता है और उस मोटरसाइकिल को दूसरे ज़िला में ले जाकर वहाँ पे उसको बेच दिया जाता है, जहाँ से उस मोटरसाइकिल को संभवतः बाहर भी भेजा जाता है, नेपाल साइड या फिर और भी डिस्ट्रिक्ट्स में भेजा जाता है। कल इसी दौरान मोतीपुर थाना के द्वारा 6 ऐसे अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और उनसे जब फर्दर पूछताछ की गई तो पता चला कि इनके एक सरगना है पिंटू, जो इनके द्वारा जो चोरी की जाती है मोटरसाइकिल उसको बिक्री करना या उसको दूसरी जगह पहुंचाने का काम उनके द्वारा किया जाता है। और इस प्रकार मोतीपुर थाना के द्वारा इनके पास से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 3 मोटरसाइकिल, एक स्कॉर्पियो जो यूज़ किया जाता था इनको लाने ले जाने के लिए और 4 मोबाइल फ़ोन्स को जब्त किया गया। इसी प्रकार एक और घटना में मोतीपुर थाना के द्वारा ये जो लगातार शराब को लेकर छापेमारी चलती है उस दौरान एक सूचना मिली मोतीपुर थाना को, जिसमें कि बताया गया कुछ विदेशी शराब लेके एक गाड़ी से कुछ लोग जा रहे हैं। अब इस सूचना का सत्यापन करते हुए जो सिंघैला पुल है वहाँ पे मोतीपुर थाना के द्वारा शाम 7-8 बजे के करीब जब चेकिंग की गई उस दौरान एक संदिग्ध वाहन को रोका गया, जिसको रोकने पे उसमें जब खोजबीन की गई तो उसमें लगभग 80 से 85 लीटर विदेशी शराब मिला। एक आदमी मिला जिसे गिरफ्तार किया गया। उससे जब पूछताछ की गई और पता किया गया तो वो पहले भी जेल जा चुका है, उसका आपराधिक इतिहास है, दूसरे जिला से आपराधिक इतिहास है, तो उसको हम लोग पता कर रहे हैं। और इस प्रकार उसमें एक गाड़ी, एक मोटरसाइकिल और एक व्यक्ति उसमें भागने में, 1-2 व्यक्ति भागने में सफल हैं, बट एक गाड़ी, एक मोटरसाइकिल, शराब और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा ये जो 3 दिन का एस ड्राइव चल रहा था, 2-3 दिन का एस ड्राइव जो रात को हम लोग चला रहे हैं, स्पेशल ड्राइव वांछित अभियुक्तों को पकड़ने के लिए और शराब और चोरी के अभियुक्तों को पकड़ने के लिए, उस दौरान बलराज थाना के द्वारा भी कल दोपहर को उनको भी एक सूचना मिली, ये बाइक का क्रय विक्रय करने वाले गैंग का। उनके द्वारा भी तुरंत सूचना का सत्यापन करते हुए जब ये जो देवरिया बॉर्डर के पास जो रोड है वहाँ पे समय पे पहुँचा गया और वहाँ पे कुछ लोगों को इनके द्वारा रोका गया, पकड़ा गया। तो भागने के क्रम में वहाँ 3 लोग पकड़ाए और उनके साथ भी 2 मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। और इस प्रकार और ये लोग भी संभवतः मोटरसाइकिल खरीद बिक्री करके और उसे बेच जाते थे चोरी की हुई मोटरसाइकिल पर। इस प्रकार पश्चिमी अनुमंडल क्षेत्र के अंतर्गत कल 3-4 घटनाओं में पुलिस के द्वारा अच्छा काम किया गया। ये लोग लोकल हैं या बाहर के रहने वाले हैं? कुछ इसमें लोकल भी हैं और कुछ बाहर के भी। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इनके द्वारा मोटरसाइकिल को चोरी करके और उसको मोतिहारी साइड या बेतिया साइड उस साइड ले जाया जाता था। तो उस दौरान हमने देखा कि इसमें कुछ लड़के मोतिहारी बेतिया साइड के भी हैं, कुछ हमारे यहाँ के लोकल लड़के भी हैं जो कि बरूराज मोतीपुर के भी लड़के हैं। तो कुल कितनी गिरफ्तारी हुई है? कल 6 गिरफ्तारी हुई है अभी तक मोतीपुर थाना से मोटरसाइकिल चोरी गिरोह की, और 1 गिरफ्तारी की गई जो विदेशी शराब लेके जो गाड़ी से हमने इंटरवीन किया उसमें, और उसके अलावा बरूराज थाना से भी 3 गिरफ्तारी की गई है। एमएलसी देवेश चंद्र ठाकुर के सीतामढ़ी से सांसद बनने के बाद खाली हुए तिरहुत स्नातक क्षेत्र में 3 बार प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व एमएलसी राम कुमार सिंह ने फादर्स डे के दिन अपने चिकित्सक पुत्र डॉक्टर विनायक गौतम को विरासत सौंपते हुए इस क्षेत्र में उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के मतदाता शिक्षित और योग्य प्रतिनिधि को विधान परिषद में पहुंचाने का काम करेंगे। रविवार को आयोजित अपने प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि आमतौर पर देखा जाता है कि राजनीतिक परिवार में बच्चे पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं रखते हैं, लेकिन उन्होंने शिक्षा को प्राथमिकता दी और विनायक गौतम को चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक योग्य चिकित्सक के रूप में सींचने का काम किया। मौके पर उपस्थित डॉक्टर गौतम ने अपने पिता से हासिल विरासत को जनता के बीच ले जाने और मौका मिलने पर जनसेवा की परिधि को बढ़ाने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि वे राजनीतिक परिवार से आते हैं जिनका सामाजिक उत्थान में विशेष योगदान है, चाहे उनके स्वर्गीय नाना रघुनाथ पांडे जी हो या पिता पूर्व विधान परिषद राम कुमार सिंह। सबने राजनीतिक और सामाजिक उत्थान में योगदान दिया है। ऐसे में उनका भी दायित्व है कि उनकी विरासत और विचारधारा को लेकर वे आगे बढ़े। भाइयों एवं मित्रों, जैसा कि सर्वविदित है कि शिक्षा और चिकित्सा के पावन क्षेत्र के सतत विकास की सुदृढ़ परंपरा में
मेरे परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए मैं हमेशा से कृत संकल्प रहा हूँ। श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज, वैशाली इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, MDDM कॉलेज, LS कॉलेज एवं अन्य कौशल श्रम कॉलेज की नींव से लेकर कार्यान्वयन तक हम लोगों ने निरंतर प्रयास किया है। अपने पूज्य पिताजी के इस पावन संकल्प को, आज पिता दिवस है, उस दिन आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ और आप सबों के आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ। शायद राजनीति में मेरा व्यक्तिगत अनुभव कम हो, शायद नहीं, अवश्य मेरा राजनीति में मेरा व्यक्तिगत अनुभव कम है, लेकिन अपनी कर्तव्य निष्ठा और उत्साह से और आप लोगों के सहयोग से मैं इन क्षेत्रों में अपने सामाजिक कर्तव्य का निर्वहन करने का पूरा प्रयास करूंगा। अपनी अर्जी हुई सारी व्यक्तिगत और पारिवारिक प्रतिष्ठा के कलश को हाथ में लेकर महादेव को साक्षी मानकर मैं यह वचन देता हूं कि चिकित्सा, शिक्षा और कौशल श्रम के विषय में आपकी आवाज़ बनने का पूरा प्रयास करूंगा। जीवन पर्यंत आप सभी मेरे मित्र रहेंगे और आप सबों के सुख दुख में एक भाई की भूमिका में हमेशा रहूंगा। इसके साथ ही मरीजों की सेवा तो अब तक किया था आपने, अब मतदाताओं की सेवा के लिए क्या रूट प्लान है? चूँकि ये MLC स्नातकों का इलेक्शन होता है और निश्चित रूप से जो स्नातकों का सबसे बड़ा एक बेरोजगारी और अच्छी शिक्षा और साथ में अच्छी चिकित्सा, इन सारे बिंदुओं पर हमारा ध्यान रहेगा कि हम इन पर ही क्वेश्चन उठाएं और ये अच्छी शिक्षा मिले या फिर शिक्षक अच्छे हो, इस पर मेरा कोशिश रहेगा। ये सेवक डॉक्टर है, इस बात में राजनीति में आने की मैंने क्यों क्या सोचा है? पिता दिवस है। मेरे पिताजी इस राजनीति में 18 साल से सेवा कर चुके हैं। इससे पहले मेरे नाना जी स्वर्गीय रघुनाथ पांडे जी भी यहाँ से MLA और मिनिस्टर हुआ करते थे। तो मैंने देखा है कि एक चिकित्सक के रूप में जो हमें एक मौका मिलता है उसमें थोड़ी उसका सीमाएं उसकी थोड़ी छोटी हैं, जबकि एक नेता के रूप में आप उसी चीज़ को, एक चिकित्सक की जो दुविधाएं हैं या फिर एक मरीज की जो दुविधाएं हैं, एक शिक्षक और एक स्टूडेंट सबकी जो दुविधाएं हैं, उन सब को बड़े रूप पर हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म होना चाहिए। आज 20 साल से हम डॉक्टरी कर रहे हैं, 365 दिन में 360 दिन तक काम करते हैं। कोशिश करेंगे कि इसी को आगे बढ़ाएं राजनीति में और 360 दिन तक अब मरीजों के साथ में शिक्षकों और चिकित्सकों का भी और मरीजों का भी सोचा जाए। इस पार्टी का समर्थन रहेगा चुनाव की? अभी इसके लिए हमको लगता है कि ये समय अभी बहुत अर्ली होगा। मुझे लगता है कि पहले वोटरों से संपर्क साधा जाए, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। पहले मेरे परिवार से सबसे बड़ा एक रहा है कि हम लोग वोटरों तक पहुंच नहीं पाते हैं, तो मेरी कोशिश रही कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वोटरों तक पहुंच सके और उनसे हम समझ सके कि आखिर उन लोग की दिक्कतें क्या है। अब जो चुनाव हो रहा है इसमें काफी अंतर है, चुनाव प्रबंधन बदल चुका है। अंतर यही है एक सेकंड, मीडिया के लोग कृपया आ जाए कि बहुत ऐसे मतदाता समय सीमा खत्म हो रही है और बना दिए जाते हैं, सीमा खत्म हो रही है, इसलिए बोगस मतदाता कहिए, जो हमारे समय में वो नहीं होता था। आज के समय में वो अभी होता रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे अब ये इस पर रोक लगेगी, नहीं होगा। अच्छे सही मतदाता आएंगे तो अपने सही नेता का चुनाव करेंगे, सही प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। और जिनको कुछ मालूम ही नहीं है क्या है, कौन कैसा है, तो उनके लिए क्या कहना है। जब पैसा प्रबंधन को क्या मानते हैं? लेकिन पैसा भी फैक्टर होता है, तो हाल के दिनों में देखा जाता है कि पैसा बड़े पैमाने पर। देखिए, पैसा तो खर्च होता है आजकल, हर चुनाव में अब पैसा तो खर्च होता है, लेकिन ये नहीं है कि आपके पास उतना पैसा नहीं है जितना कि कोई खर्च करके चुनाव जीत रहा है, उतना पैसा आपके पास नहीं है
तो ऐसा नहीं है कि आप चुनाव हार जाएंगे। पब्लिक सब कुछ समझती है, तो अच्छे लोगों का चुनाव आज के दिन भी होता है। रंगबली प्रत्याशी का मुकाबला कैसे आपने देखा अभी कि जहाँ जहाँ बाहुबली लोग हुए हैं तो बहुत सारे बाहुबली हार गए लोग चुनाव, पैसा रहते हुए भी, बाहुबल होते हुए भी हार गए। तो मौका भगवान सबको मौका देते हैं, ऐसा नहीं है, ऊपर वाला सब कुछ देखता है। और अच्छा अगर कीजिएगा, हम लोग क्यों जाते हैं जनता के बीच? हम लोग जाते हैं सेवा करने के लिए, पैसा कमाने के लिए नहीं जाते हैं। तो अगर नहीं रिजेक्ट कर दिए गए तो भी कोई हर्ज नहीं, चलिए भाई आपने नहीं पसंद किया, घर पर बैठे हुए हैं, आराम से हैं, लेकिन जितना है बन पड़ता है उतना सेवा क्या करते। मुद्दा होगा इस बार? तो उपचुनाव है, लेकिन इसमें मुद्दे क्या होंगे जिस मुद्दे को लेकर डॉक्टर साहब जाएंगे मैदान में? डॉक्टर साहब जाएंगे कि अच्छे लोगों का चुनाव कीजिए। हम आए हैं, आपके बीच आए हैं, अच्छे परिवार से हैं, पॉलिटिकल परिवार से हैं, पढ़े लिखे लोगों से। एक बात समझ लीजिए कि जो जनरली होता है कि जो पॉलिटिशियन लोग हैं उनके लड़के लोग पढ़ने लिखने में नहीं आगे बढ़ते हैं। हम लोगों के परिवार में ऐसी बात नहीं है। पढ़ाई लिखाई को हम लोग बिल्कुल प्राथमिकता देते हैं। पहले पढ़ो, अच्छा करो, तब जाओ पॉलिटिक्स में। अच्छा आदमी आवेगा अगर पॉलिटिक्स में तो वो अच्छा करेगा। लगभग 2 दशकों तक आपने तिरहुत क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। तीन समस्याएं आपको लगी जो आप दूर नहीं कर पाए, अब डॉक्टर विनायक को हम दूर कर पाएंगे? अब हम लोगों का समय दूसरा था, आज समय में बहुत बदलाव हुआ है। समय में बहुत बदलाव हुआ है और ये लोग आज के हैं, लड़के लोग हैं आज के, तो सब कुछ देखते सुनते हैं लोग। तो कुछ समय के साथ लोग चलेंगे, करेंगे अच्छा, हम उम्मीद करते हैं। हमने इनको यही कहा है कि पॉलिटिक्स में जा रहे हो, एक ही बात दिमाग में रखना कि बदनामी नहीं हो, कोई ऐसा काम नहीं करो। बात को लेकर चर्चा होती रही है इस बार के चुनावों में, खासकर जो लोकसभा चुनाव हुए हैं, और अपनी विरासत आज आप सौंप रहे हैं। हम अपनी विरासत इसलिए सौंप रहे हैं कि चूँकि हमने जो पॉलिटिक्स में कदम रखा और जो मैंने काम किया वो आजकल के पॉलिटिशियन लोग वो काम नहीं करते। मैं बहुत नज़दीक से देखने का मौका मुझे मिलता है और मैं समझता हूँ कि अगर हमारा कुछ भी गुण उसमें आएगा हमारे लड़के में, तो वो जनता की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। रविवार को मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित बैठक में नेताओं ने लोकसभा चुनाव में हार की समीक्षा की। जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल, कांग्रेस प्रत्याशी रहे अजय निषाद, सभी प्रकोष्ठों के जिला अध्यक्ष सहित सभी प्रखंड अध्यक्ष मौजूद रहे। अजय निषाद ने कहा कि सभी लोगों ने सामूहिक रूप से प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्यवश जो परिणाम मिलना चाहिए वह नहीं मिला। उन्होंने साफ साफ कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के कार्यक्रम नहीं होने से उनकी हार हो गई है। कहा कि उनका कार्यक्रम यहां होता तो परिणाम अलग होता। बैठक में नगर विधायक विजेंद्र चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए गए। कहा कि कांग्रेस विधायक चुनाव में मदद नहीं किया, उनके कारण काफी नुकसान उठाना पड़ा है। उनके समर्थक भारतीय जनता पार्टी को जिताने में लगे हुए थे। लोगों को परिणाम से मतलब रहता है, प्रयास से नहीं। हम लोगों ने सब सामूहिक रूप से प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्यवश जो परिणाम हमको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। जितने भी कांग्रेस समेत महागठबंधन के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो लोग चुनाव में ईमानदारी से मदद किए, सभी लोग का आभार है। चुनाव में जो पिछला वोट का भी समीकरण आप देखेंगे 2019 का, उससे हम लोग को बहुत ज़्यादा वोट आया। क्या लग रहा है, कहाँ चुक हुई है? देखिए, जो चुनाव में जीतने का माहौल बनना चाहिए वो नहीं बन पाया। उसके अलावा हम लोग प्रयास करते रह गए कि यहाँ पर माननीय राहुल गांधी जी का, प्रियंका जी का एक कार्यक्रम मिल जाए, वो नहीं मिल पाया। अगर उनका कार्यक्रम होता तो परिणाम दूसरा होता, हम लोग चुनाव जीते। नगर विधायक विजेंद्र चौधरी के चुनाव में किस तरीके से? देखिए, उन्होंने चुनाव में मदद हम लोग को नहीं किया, चुनाव से बहुत कटे भी रहे और जितने भी उनके लोग थे सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताने में लगे थे।
उन्होंने चुनाव में मुझे मदद नहीं किया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि फसल जब हम लगा रहे हैं तो कोई काट के ले जाए, तो इस बात का हमको बुरा लगा। उनको तो जो अपना पक्ष रखना चाहिए वो तो केंद्रीय नेतृत्व को रखना चाहिए। टिकट तो हमको केंद्रीय नेतृत्व ने माननीय राहुल गांधी जी ने दिया था और वो कांग्रेस पार्टी के यहाँ माननीय विधायक थे, तो उनका दायित्व बनता है हमको मदद करने, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्होंने कोई मदद नहीं की और उनके कारण जो है हमको बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना। अब आगे विधानसभा की तैयारी चल रही है। हम लोग जो अभी जितने भी हमारे प्रखंड अध्यक्ष आए हैं उनको हमने सभी आग्रह किया है कि अभी से ही बूथ स्तर पर हम लोग टीम बना दें, क्योंकि जो मुजफ्फरपुर लोकसभा का जो यहाँ पर 6 विधानसभा है उसमें 2 टिकट कांग्रेस पार्टी को मिला था, 1 में जीत मिली थी और 17 विधानसभा में हार गए। तो हो सकता है चेंज भी हो सकता है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि हम 6 विधानसभा कांग्रेस पार्टी के लिए मजबूती से काम करें, पंचायत में टीम बनाए, उसके अलावा बूथ कमेटी तक बढ़े। बिहार से बहुत खराब स्थिति रहा महागठबंधन में, क्या करना लगता है? बिहार में अच्छा पोजीशन रहा, पिछली बार में 1 सीट जीते थे, इस बार 10 सीट जीते हैं। हालांकि हम लोग का टारगेट 26 सीट का था, लेकिन 16 सीट नहीं जीत पाए और सबसे ज़्यादा जो हम लोग का सपोर्ट नहीं मिला वो उत्तर बिहार से नहीं। राजद के तेजस्वी यादव लगातार दौरा कर रहे थे, भ्रमण कर दिया, इसका क्या फायदा लग रहा है? माननीय तेजस्वी यादव के साथ अगर राहुल गांधी जी घूमते तो उत्तर बिहार का परिणाम कुछ और का, पूरे बिहार का परिणाम कुछ और होता। जिस तरह से अखिलेश जी और राहुल जी यूपी में घूम रहे थे, तो वहाँ हम लोग 35 सीट जीते। डिम्पल का यादव के साथ प्रियंका गांधी जी घूम रही थी, उनके कारण भी बहुत अच्छा माहौल बना। तो बिहार में जो सामूहिक प्रयास होना चाहिए था सभी गठबंधन के नेता का, वो नहीं हो पाया, उसके कारण भी हम लोग को हार का जो है आने वाला चुनाव में इन सब चीज़ों पर ध्यान दिए। नहीं, सब देखिए, गठबंधन में तो सभी नेताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी का सामूहिक प्रयास लेके चलना। पार्टी यदि आगे मौका देती है विधानसभा में तो आप चुनाव लड़िएगा? नहीं, विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। मुजफ्फरपुर में बकरीद की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। सोमवार को शहर की अधिकतर मस्जिदों में सुबह 7 से 7:30 बजे के बीच नमाज अदा की जाएगी। सबसे पहले सुबह 5:56 पर मदरसा जामे उलूम चंदवारा में नमाज अदा की जाएगी। वहीं गौशाला चौक स्थित बड़ी ईदगाह में सुबह 7:30 बजे नमाज अदा की जाएगी। नमाज अदा करने के बाद कुर्बानी दी जाएगी। बकरीद के लिए अधिकतर लोगों ने बकरे की खरीदारी कर ली है। इधर गौशाला रोड स्थित बड़ी ईदगाह में साफ सफाई एवं रंग रोगन को अंतिम रूप दे दिया गया है। ईदगाह के अंदर इमामत खाना को शहीद कर नया इमामत खाना बनाया गया है, जो काफी खूबसूरत है। ईदगाह कमेटी के अध्यक्ष से इकबाल कुरैशी ने बताया कि यहाँ नमाज पढ़ने वाले नमाजी 7 बजे तक तशरीफ ले आए ताकि उन्हें नमाज पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। बकरीद की नमाज को लेकर ईदगाह की सफाई आज मुकम्मल हो गई है। 2 बजे के बाद से जो है माइकिंग का काम होगा। इस बार कमेटी जो है ईदगाह के जो किराया लीची से पैसा आता है, उस पैसे से पुराना जो इमामत खाना था उसको शहीद करके नया ये बनाया गया है, जो ईद के बाद हाथ लगा था। अब बकरीद में मुकम्मल हम लोग कर लिए हैं लगभग के पूरा। इस बार मौलाना इकबाल साहब जो इमामत करेंगे इसी जगह से करेंगे। यही अब जो है मतलब कि ये नया इमामत खाना रह जाएगा। इसके बनने से एक फ़ायदा ये हो गया है कि नमाजी ईद के नमाज के समय में जो लोग आगे बढ़ जाते थे, सो अब उन लोगों का भी नमाज सही हो जाएगा। क्या कि देर से आने वाले लोग उत्तर की तरफ से ईदगाह इमाम से आगे चले जाते थे, सो 1 शब 2 शब बढ़ भी गया है ईदगाह में। कमेटी जो है लगी हुई है। अब अगला स्टेप में जो है मतलब कि जनप्रतिनिधि से मिल के हम लोगों को ईदगाह का सोल्डिंग का पेपर ब्लॉक का काम कराना है। कारी सोहेब साहब से भी हम लोग मिल चुके हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि ईदगाह में जो है 15 लाख रुपया से जो बचा हुआ पेपर ब्लॉक का काम है वो करावेंगे। स्थानीय प्रशासन से भी हम लोग बात कर लिए हैं कि बकरीद के नमाज के दिन लॉ एंड ऑर्डर का कमान वो अपना सुचारू रूप से चलावे, कि किसी भी नमाजी को नमाज़ पढ़ने में किसी तरह कोई परेशानी नहीं हो, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं हो। उससे भी हम लोग संपर्क कर लिए हुए हैं। 7:30 बजे जो है बकरीद की नमाज़ शुरू हो जाएगी। मदरसा जामे उलूम से इसका ऐलान हो चुका है। सभी नमाजियों से गुजारिश है कि 7 सवा 7 बजे तक ईदगाह में चले आवे, कि समय पर नमाज अदा करके फिर अपने घर में कुर्बानी के लिए सब लग जाए। सावन के महीने में रोड पर अर्घा नहीं लगाने और पूजा मुंडन गाड़ी पूजा में
बढ़े हुए शुल्क को कम करने सहित 6 सूत्री मांगों को लेकर चल रहे मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध बाबा गरीबनाथ मंदिर के पुजारियों का धरना 12वें दिन रविवार को भी जारी रहा। पुजारियों के समर्थन में गौ रक्षा अभियान समिति के अध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव का आमरण अनशन भी 5वें दिन जारी रहा। इस दौरान दोपहर में अनशनकारी की तबीयत काफी खराब हो गई। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा भी वहां पहुंचे और उनकी मांगों को सुना और भरोसा दिलाया कि मांगों को सरकार तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि डीएम और एसडीओ पूर्वी से बात हुई है, जल्द ही मांगों को सुना जाएगा। नहीं, धरना में आए हैं और सब लोगों को सरकार से के संज्ञान में यहाँ की कुव्यवस्था की बातें गई है, समझे ना, और सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। यहाँ के जो हमारे पंडित लोग हैं, पंडित और मंदिर का अनुनाश्रय संबंध होता है, वह अनुनाश्रय संबंध कायम रहेगा और जो भी इसमें गलत प्रक्रिया किए हैं वह आदमी दंडित भी हो सकते हैं। ऑडियो वायरल हो रहा है, ऑडियो वायरल हुआ है, वो भी मंत्रालय को मिल गया है। किसी की ये हिम्मत नहीं है कि गलत ढंग से इस पवित्र स्थान को गंदा करे। वो भी ब्राह्मण के साथ ऐसे बात नहीं, कोई भी बात हो सकता है कि गलती ब्राह्मण में हो तो हम उसका सुधार करने का काम करेंगे, न कि अपशब्द का प्रयोग करेंगे। क्या कुछ और चाहे वो कोई हो, अगर ये मामला चीफ मिनिस्टर के भी संज्ञान में जाएगा, अभी ये बात टॉलरेट नहीं किया जा सकता है। गलती कहीं भी हो उसका सुधार करना संगठन के जिम्मेवारी है, लेकिन अपशब्द का प्रयोग करना यह किसी के अधिकार में नहीं है। कुछ मांग भी है इन लोगों का, उस पे मांग है, वो मांग सब पूरा होगा, क्योंकि जो मांगे हैं वो मंदिर से जुड़ा हुआ मांग है। मैं समझता हूँ कि अभी एसडीओ आएंगे और उन सब पर अपनी बातचीत होगी और हम समझते हैं कि समुचित मांग जो है वह पूरा होगा और गलत मांग ये लोग नहीं करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। जी लिकॉन ऑटोमोबाइल पीवीटी एलटीडी ई रिक्शा का शनिवार को मुजफ्फरपुर के मुशहरी रोहुआ में लॉन्चिंग हुई। पूर्व मंत्री इस्माइल मंसूरी ने फीता काट कर शोरूम का उद्घाटन किया। मौके पर नेशनल माइनॉरिटी सोशल फ्रंट के अध्यक्ष मोहम्मद सोहेल सिद्दीकी, मोहम्मद साहबुद्दीन अंसारी, परवेज अंसारी, अलामुद्दीन अंसारी, जावेद अंसारी, रोहुआ दरगाह के मुतवली सरफराज अहमद, अब्दली, अफरोज आलम, इरफान अहमद, उजैर अहमद, अब्दाली, मुख्तार अंसारी सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। कंपनी के फाउंडर मोहम्मद परवेज अंसारी ने बताया कि यह पहला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुला है। ई रिक्शा पर 1 साल का वारंटी है और चेजिस पर 2 साल की वारंटी है। साथ ही 2 कंपनी से फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। रोहुआ में जी लिकॉन ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड का शुभारंभ किया गया है और इस शहर में ही नहीं पूरे नॉर्थ बिहार में पहला वर्कशॉप का उद्घाटन किया गया है। बैटरी स्वचालित होगा। यह गाड़ी 8 सीटर है और जो अभी वायु प्रदूषण जिस तरीके से इस देश में फैल रहा है, खास करके मुजफ्फरपुर शहर में निजात मिलेगी अगर इस तरह का वाहन का उपयोग किया जाना लाभप्रद होगा। तो निश्चित तौर पर हम आशा और विश्वास रखते हैं कि मील का पत्थर साबित होगा और जो इसका फीचर है लोगों को भी काफ़ी सुविधा होगी इससे। और प्राइस भी इसका बड़ी ठीक है, बैलेंस प्राइस है, लगभग 1.5 लाख की ऑन रोड 1.5 लाख की कीमत में प्राइस है, तो बहुत ही अच्छा है। जी लिकॉन ऑटोमोबाइल में आपका स्वागत है। जी लिकॉन ई रिक्शा मैन्युफैक्चरिंग मुजफ्फरपुर बिहार में फर्स्ट टाइम हो रहा है और फर्स्ट मैन्युफैक्चर में यहाँ हूँ। मेरा ई रिक्शा का में खूबी ये है 100 वाट 1000 वाट 48 वोल्ट और डिफरेंशियल शिवा गोल्ड कंट्रोलर, एवरीथिंग इज बेटर देन अदर कंपनी ई रिक्शा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। फाइनेंस का क्या है? फाइनेंस से आपको 2 कंपनी से मैं फाइनेंस दे रहा हूँ, आकाशा और वेदिका, जो कि आपके सिविल प्लस 30% डाउन पेमेंट करके आपको ई रिक्शा प्रोवाइड कर दिया जाए। गाड़ी पे वारंटी भी है? वारंटी 1 ईयर का वारंटी आपको मिलेगा। मोटर कंट्रोलर, डिफरेंसर और आपको चेसिस पे 2 साल की वारंटी मिलेगी। गाड़ी में कौन सा गाड़ी है? गाड़ी में गाड़ी 2 मॉडल का है।
जो मेरा सीट हो गया 22+1 और SS और MS मॉडल में। लोडिंग हुआ है? लोडर अभी नहीं है, लेकिन लोडर कुछ दिनों के बाद वो भी लॉन्च करने वाले हैं। रविवार को मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर शाखा की ओर से केजरीवाल ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के संयोजक मनीष हिसारिया और रमन जलान ने बताया कि मंच की तरफ से देश भर में 12 से 30 जून तक रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है। प्रयास है कि रक्त की कमी से किसी की जान ना जाए। मुजफ्फरपुर के शिविर में 50 से अधिक रक्तवीरों ने रक्तदान किया। सभी रक्तवीरों को सर्टिफिकेट और पौधा देकर सम्मानित किया गया। जैसे शरीर में रक्त जरूरी है, वैसे ही पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ पौधे जरूरी है। इसे लेकर जागरूकता अभियान के तहत पौधारोपण का भी संकल्प लिया गया। ये हमारा 24/25 का पहला रक्तदान शिविर लगाया गया है। इसमें हम लोग कम से कम जो है 50+ रक्तदान करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये रक्तदान शिविर जो पूरे भारतवर्ष में अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच की तरफ से सारी शाखा में करवाया जा रहा है। यह कार्यक्रम हमारा ये 14 तारीख से लेकर 30 तारीख तक पूरे भारतवर्ष में चलाया जाएगा ड्राइव। जी हाँ, जो भी यहाँ पे रक्तदान आज किए उन्हें हम लोग पर्यावरण सुरक्षा हेतु उन्हें पौधा स्वरूप सम्मान चिन्ह दिया जा रहा है। रविवार को मुजफ्फरपुर के डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज इंडोर स्टेडियम में इंडिया जेएनडू सीन कराटे फेडरेशन के तत्वाधान में 18वीं कराटे बेल्ट ग्रेडिंग टेस्ट प्रतियोगिता 2024 का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में रास वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स क्लब मालीघाट झपा सोनपुर नरकटियागंज समेत रास वर्ल्ड के विभिन्न क्लबों के लगभग 200 से ज्यादा कराटे खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें 160 खिलाड़ी पास हुए। इस कराटे बेल्ट ग्रेडिंग टेस्ट प्रतियोगिता में सफल सभी खिलाड़ियों को इंडिया जेएनडू सीन कराटे फेडरेशन के चेयरमैन राहुल श्रीवास्तव ने बेल्ट बांधकर प्रमोशन दिया। इसके साथ ही इस प्रतियोगिता में टॉप करने वाले खिलाड़ी हिमांशु राज को गोल्ड मेडल के साथ ब्लैक बेल्ट में प्रमोशन दिया गया। सावी सिंह को सिल्वर मेडल के साथ ऑरेंज बेल्ट एवं पूजा कुमारी को ब्रॉन्ज मेडल के साथ ब्राउन बेल्ट देकर सम्मानित किया गया। मुख्य परीक्षक सारण जिले से सुनील कुमार, पश्चिम चंपारण जिले से आशिफ अनवर, मुजफ्फरपुर जिले से सूरज पंडित, प्रियंका सिंह एवं इंडिया जेएनडू सीन कराटे फेडरेशन के सचिव शिल्पी सोनम की देखरेख में परीक्षा संपन्न हुई। आज डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज इंडोर स्टेडियम में इंडिया जेएनडू सीन कराटे फेडरेशन के तत्वाधान में 18वीं बेल्ट ग्रेडिंग टेस्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कराटे बेल्ट ग्रेडिंग टेस्ट प्रतियोगिता में रास वर्ल्ड के विभिन्न जिलों से लगभग 200 से ज़्यादा खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग लिए। सारण, मुजफ्फरपुर, झपहा, नरकटियागंज समेत कई सारे जो है ब्रांचेज रास वर्ल्ड के उनके खिलाड़ी भाग लिए। उन 200 खिलाड़ियों में कुल 160 खिलाड़ी इस परीक्षा को पास करके अगले बेल्ट में प्रमोशन पाए। इस प्रतियोगिता में प्रमोशन पाए खिलाड़ियों में इकलौता हिमांशु राज, जिनको कि गोल्ड मेडल के साथ ब्लैक बेल्ट में प्रमोशन दिया गया। वहीं सावी सिंह को सिल्वर मेडल के साथ ऑरेंज बेल्ट में प्रमोशन दिया गया। व पूजा कुमारी को ब्रॉन्ज मेडल के साथ ब्राउन बेल्ट में प्रमोशन दिया गया। ये सभी खिलाड़ी आज जो है अपना बहुत ही उम्दा प्रदर्शन के बल पे सभी ने अपने अपने अलग अलग बेल्ट में, कलर बेल्ट में प्रमोशन पाए हैं। इन खिलाड़ियों के मुख्य परीक्षक के तौर पे शामिल हुए हैं नरकटियागंज से सेंडाई आशिफ अनवर, सारण जिले से सेंडाई सुनील कुमार, व मुजफ्फरपुर से सेंसाई प्रियंका सिंह व सूरज पंडित। इसके साथ ही यहाँ उपस्थित रहे हैं इंडिया जेएनडू सीन कराटे फेडरेशन के सचिव सेंसाई शिल्पी सोनम। इन सभी विजेता खिलाड़ियों को मैं स्वयं से यानी राहुल श्रीवास्तव सभी को बेल्ट बांधकर प्रमोशन भी दिया और साथ में मेडल और सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।